हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 6th लेक्चर बनाने जा रहा हूं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो, या चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा, सर्च कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे वीवीटी भी कहते हैं। इसे पोलिंग ने 1931 में दिया था। ठीक है, इसको ऐसे समझो भी, जैसे आपका सेंट्रल मेटल एटम ये है M, लिगेंड इसको लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, पहली बात है कि लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए तभी दे सकता है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, मेटल कोई भी लोन पेयर कब लेगी, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, होगा क्या भी, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके, यानी या मैं ऐसे बना सकता हूं ना, ये मान लो लिगेंड का फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और ये क्या है, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, यानी ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है। क्लियर है, या इसे हम क्या कह देते हैं, डेटिव बॉन्ड कह देते हैं। तो पहली कंडीशन लिखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड by the overlapping of fully filled orbital of ligand ये शायद नहीं आ रहा होगा आपका, fully filled orbital of ligand with vacant orbital of central metal atom और central metal ion। ठीक है, तो सिंपल सा है, लिगेंड का फुली फिल्ड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये पहली एजम्पशंस थी, कौन सी, या पहला पोस्टुलेट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया इन्होंने कि अब कंडीशन ये है कि मान लो कि बहुत सारे लिगेंड आ रहे हैं, मान लो कि ये इस तरह से लिगेंड मेटल एटम को अप्रोच कर रहे हैं। आपको पता है ना, सेंट्रल मेटल एटम से अगर 4 जुड़े हो तो वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर 5 जुड़े हो तो क्या बनता है आपका, टीवीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल होगा, और 6 लिगेंड जुड़े हो तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, अब होगा क्या भी, जैसे मान लो कि आपकी ये एग्जांपल ले लेते हैं FeCN6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले हैं यहां पर। तो मतलब क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी तो ये क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनके लिए कंडीशन ये है कि ये इक्वल एनर्जी के होने चाहिए और इनकी जो शेप है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सबके सबकी। ठीक है, तो अब आपको पता है 6 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के एंड सेम शेप के कैसे बन सकते हैं, आपस में हम उनकी रीमिक्सिंग कर दें, यानी हम उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवा लें। ठीक है, यानी हमारे पास ये 6 जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, या फिर टेट्राहेड्रल हो तो 4 होंगे आपका, तो उस केस में क्या होगा कि आपके 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, तो लिखो, प्रायर टू द बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन में एच भी लिख रहा हूं भाई, ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स टेक प्लेस। दूसरी बात समझ आ गई होगी, यानी हमें जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए वो इक्वल एनर्जी सेम शेप के हैं, जो किससे पॉसिबल होगा, हाइब्रिडाइजेशन से। मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब तीसरी बात समझो भी, अब आपको पता है, मैं इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन के इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं।
और मैंने आपको पहले भी बताया था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो हम इनकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन अगर मुझे पता हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी शेप पता लगा सकता हूं। ठीक है, मुझे शेप पता चल जाएगी। तो दो कंडीशन चाहिए मुझे शेप जानने के लिए, एक तो क्या होगी, मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए इसकी, और दूसरा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, लिखो, इफ यू नो द हाइब्रिडाइजेशन, एच भी लिख रहा हूं मैं इसको मैं, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, देन शेप ऑफ कंपाउंड इजीली प्रिडिक्टेड। क्लियर है? इसके बाद एक बात और ध्यान रखना भी, एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, आपने मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला भी पता होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है अभी। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझो। जैसे आयरन के साथ मैंने अभी एग्जांपल दिया, 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर क्या है, 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले तो आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है, आप वो देख लो, अगर नहीं आती है तो सबसे बढ़िया। इसकी सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भी, +2 है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ये ऊपर वाला हटा ही देता हूं भाई मैं, Fe F6 है और यहां पर भी 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या हो जाएगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो इस पर भी मैंने ट्रिक बना रखी है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बता रखा है, वहां से देख सकते हो, चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसवा। अब देखो भाई, आयरन है, इसकी मुझे जो जरूरत है वो लिख रहा हूं, 3d6 होती है, 4s2 होती है, अंदर वाली मैंने नहीं लिखी। ठीक है, अब +2 स्टेट है, +2 स्टेट है मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए मतलब क्या बच गया, 3d6 बच गया। ठीक है, क्या मैं 3d6 को ऐसे लिख सकता हूं, ये 3d ऑर्बिटल है, सब सेल मान लो, 1 2 3 4 और 5 बन गए, ये 3d, ये 4s है, ये क्या आपका 4p है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है भी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां भी F+2 है, दोनों के लिए सेम रहेगी कॉन्फ़िगरेशन। अब होगा क्या, यहां दो बात आती है, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवा देता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसने दो टर्म यूज कर ली थी, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल देते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड बोल देते हैं। उसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कौन से वीक फील्ड होते हैं। ये क्या थी, इनकी लिमिटेशन थी। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक थ्योरी और आई, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक बार समझो कि हमेशा याद रखना कि जो साइनाइड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। मैं लिख देता हूं एक बार आपको समझाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होंगे और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, नोट कर लो आप। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो या फास्फोरस डोनर हो। ठीक है, कार्बन डोनर जैसे किसमें है, साइनाइड के अंदर है, कार्बन डोनेट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन डोनर होता है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनर होता है, और इसमें कोई भी ले लो आप, जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो उसके अंदर कौन होता है भी डोनर, फॉस्फोरस। तो इस तरह से क्या होगा, जो जब हमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या कार्बन एज ए डोनर दिख जाए तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और वो इन इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाने का मतलब है वो यहां से इन इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर भेज देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब इन ऑर्बिटल को इन्होंने क्या कर दिया, फुली फिल्ड कर दिया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से होते हैं, एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख लो, दोज लिगेंड विच फोर्सफुली इंड्यूस पेयरिंग इन 3d इलेक्ट्रॉन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है,
वो मतलब हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को दोबारा बता देता हूं, दोज लिगेंड विच फोर्सफुली इंड्यूस पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन आर नोन एज SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों पेयरिंग करवाई भाई? पेयरिंग करवाने का कारण यह था कि इसको चाहिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल। 6 क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। हमेशा ध्यान रखना, वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिएंगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। ठीक है? क्यों भाई कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल? क्यों कि हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। कितने नंबर ऑफ डोनेट किए लोन पेयर, वो उतने तभी डोनेट करेगा ना जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो यहां 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 तो D से ले लेगा, 1 S से लेगा और 3 P से ले लेगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी भी आपकी, D2, 2 D के हैं तो D2, 1 S है तो S और 3 P है तो क्या बन जाएगी, D2sp3 बनेगी। समझ आ गया होगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड की। अब वीक फील्ड लिगेंड भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आपके जो सारे के सारे हेलाइड हैं वीक फील्ड लिगेंड है। दूसरा, जो ऑक्सीजन जिनमें डोनर होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा वाटर है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। यानी जिनमें ऑक्सीजन डोनर होगा या हेलाइड डोनर होगा या सल्फर डोनर होगा। सल्फर किसमें होता है भी, थायोसाइनेट के अंदर, तो ये भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। एग्जांपल लिख लेना। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या होंगे, पेयरिंग इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे। जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन तो वही लिखूंगा ना, Fe+2 की क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 3D6 होगी। 3D6 को मैं कैसे लिखूंगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है, ये 3D आपका। 3D के बाद में क्या आएगा, 4s आएगा। 4s के बाद में क्या आएगा, 4p आएगा। और 4p के बाद में क्या आएगा भी, इधर वाला हटा रहा हूं मैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। 4p के बाद में क्या आएगा, 4d आएगा। ठीक है, 3D 4s 4p एंड 4d। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने कहा था हेलाइड होते हैं, ये फ्लोराइड ही तो है, तो यह पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल यहां से तो नहीं मिलेंगे। यहां तो इसने तो क्या किया था, स्ट्रॉन्ग था, साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है, इसने वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट कर लिए थे खुद से। बट ये तो वीक है बेचारा, यहां से तो हटा नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, बाहर वाले लेगा। तो एक ये ले लेगा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6th, इस तरह से ले लेगा। तो ये मैंने जो क्रॉस लगाया है, ये लोन पेयर जो डोनेट किए लिगेंड ने उसको दिखा रहा है। तो यहां कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी भी, 1 S यूज हो रहा है, 3 P यूज हो रहा है sp3 और 2 D यूज हो रहे हैं D2। ठीक है, यहां sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है और यहां कौन सी हुई थी, D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी। फर्क दोनों में समझ आ रहा है। यहां पे कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, मैं ये कह सकता हूं n-d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो यूज हुए हैं, यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। और यहां कौन से यूज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, यहां हम क्या कहेंगे, इनर सेल के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। क्लियर हो गया, यहां कौन से यूज हुए हैं, इनर सेल के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। और यहां कौन से यूज हुए हैं, आउटर सेल के ऑर्बिटल, यानी 4D सीरीज के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन से, इनर D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। और वो कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर आउटर सेल के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। समझ आ गया होगा। इनर ऑर्बिटल मतलब D2 अंदर की तरफ होगी, पहले D2 आएगी,
आउटर ऑर्बिटल D2 बाद में आएगी। इनर ऑर्बिटल मतलब n-1 के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। आउटर ऑर्बिटल मतलब n के ऑर्बिटल यूज हुए हैं। क्लियर है? तो ज्यादातर क्या होगा, सभी में तो नहीं कहेंगे, ज्यादातर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जहां लिगेंड आते हैं वहां इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है ज्यादातर में, सभी में नहीं कहेंगे। अभी इनको डिटेल में मैं बताने वाला हूं, कहां इनर वाले होंगे कहां आउटर वाले होंगे, ठीक है। और जहां वीक आता है वहां पर क्या होता है आपका, ज्यादातर केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, सभी में नहीं बनता। अब एक बात और देखना, मैंने यहां कहा था ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जिनमें कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस डोनर हो, और वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जिनमें हैलाइड ऑक्सीजन और सल्फर डोनर हो। बट यहां भी एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। अब एक बात और देखो भाई, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी, ठीक है। पेयरिंग करवा दी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज हो गए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक लाइन लिखो, इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड में क्या लिखोगे, इन वीक फील्ड लिगेंड pairing does not occur, so the number of unpaired electron remain unchanged, ठीक है। तो अब देखो इनमें तो क्या हुआ था, पेयरिंग हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए हैं। यहां पे क्या हुआ, जितने पहले थे उतने ही पड़े हैं, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन अनचेंज्ड, so the magnetic moment will be same as that of the free metal ion है, ठीक है। फ्री मेटल आयन की जो मैग्नेटिक मोमेंट थी वही सेम रहेगी। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हों तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो लिख लो, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डायामैग्नेटिक कौन से हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक आर दोज कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसे उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक जो, या इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कह सकते हैं ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन ऑर्बिटल कहेंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन ऑर्बिटल कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो लो स्पिन, हाई स्पिन ऑर्बिटल, या हाई स्पिन क्या कह लो आप, कॉम्प्लेक्स कह लो ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहोगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये क्या हो गया आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस केस में बन रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में बन रहा है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसमें बन रहा है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में बन रहा है। अब एक बात ध्यान रखना, हाई स्पिन और लो स्पिन आप उसी में कहोगे जहां पर इनकी मैग्नेटिक जो मोमेंट की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, उसके कोरेस्पॉन्ड इसकी वैल्यू आएगी, और यहां पर 0 है तो इसके कोरेस्पॉन्ड आएगी, मतलब चेंज हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में। जिनमें ये वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, ठीक है, उनके लिए आप हाई स्पिन और लो स्पिन डिफाइन नहीं करोगे। जैसे मान लो कि यहां पर डी में एक ही इलेक्ट्रॉन होता, D1 होता, तो उसमें तो पेयरिंग की जरूरत ही नहीं होती, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो। हमें तो D2 चाहिए, और D2 कौन सा, ये वाला चाहिए, अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहां भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भी क्या फर्क पड़ गया, है ना, दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है।
तो उस केस में हम हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा। एक बार नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। हमने मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है, n-2 नहीं था भाई, n+2 था। तो ये बात ध्यान रखना, n+2 होगा बोर मैग्नेटन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो भाई क्या होगा कि अगर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1+2 3√3 आ जाएगा, यानी ये मैं मान लूं 1.8 बोर मैग्नेटन के लगभग होगा। और अगर n की वैल्यू 2 हो तो यहाँ क्या आ जाएगी, 8 के लगभग आ जाएगी ये वैल्यू, और ये 2.8 बोर मैग्नेटन के लगभग होगा। और अगर n की वैल्यू 3 हो तो ये 15 आ जाएगा, और ये वैल्यू 3.8 के लगभग होगी। ये आपको याद रखने में आसानी होगी भी। और अगर n की वैल्यू 4 आ जाती है तो ये वैल्यू होगी 24, ठीक है, ये 15 है अभी के लगभग, और यानी ये 4.9 बोर मैग्नेटन होगा। और अगर n की वैल्यू आ जाती है 5 तो ये होगा 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5.9 बोर मैग्नेटन के लगभग होगा। ये समझ गए होंगे ना मैंने कैसे लिखा है। 5 यहां रखता हूं तो 5+2 क्या हो जाएगा, 7, और 5 यहाँ आएगा, 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35। इस तरह से लिखा है मैंने ये। तो यानी आप सिंपल ये भी देख के भी पता लगा सकते हो, अगर आपको दे दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके लिए जो मैग्नेटिक या मोमेंट की वैल्यू है वो 1.8 बोर मैग्नेटन है, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको दे दे के लिए उसके लिए वैल्यू 3.8 है तो वैल्यू उसके लिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। यानी आप ये याद रख लेना, 1.8 है तो 1 अनपेयर्ड, 2.8 है 2 अनपेयर्ड, 3.8 है 3 अनपेयर्ड, 4.9 है तो 4 अनपेयर्ड। इस तरह से कर लोगे। एग्जैक्ट यही दे दे जरूरी नहीं है, इसके इर्द गिर्द की कोई वैल्यू दे देगा। अब आ जाओ आगे। हाँ जी, अब मान लो मैंने ऑक्टाहेड्रल का डिस्कस कर लिया है, 2 एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल के मैंने डिस्कस कर लिए। तो आप मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, पहला लिख रहा हूं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, यानी या तो इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। इसके एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस किए, दोनों एग्जांपल यहां लिख लेना, टेबल बनवा रहा हूं आपकी। दूसरा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, ठीक है, तो 5 होगा तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भैया, या तो DsP3 हो जाएगी या क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहां पर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो जो जियोमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, यहां तो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है ना, उसके बाद एग्जांपल लिख लोगे, या तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो, या फिर क्या हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल हो। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में, मैं ये मान रहा हूं, पढ़ चुके हो 11th क्लास में, ठीक है। अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी तो उसके लिए जो डी यूज होगा वो यूज होगा dz²। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है। यहां पे तो कौन से यूज हो रहे हैं, dz² एंड dx²y²। हाँ, अगर स्क्वायर पिरामिडल हो तो डी कौन सा यूज होगा, dx²y²। क्लियर है। अब देखो, अब आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो इसका एग्जाम्पल, हाँ, ये किस में बनेगा आपका, ये क्वेश्चन भी होगा जी, एक टीबीपी बन रहा है, एक स्क्वायर पिरामिडल बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका है भी, ये याद रख लो। अगर आपके वीक फील्ड लिगेंड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट हो, ठीक है, या तो वीक फील्ड लिगेंड हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो लिगेंड के रूप में प्रेजेंट, तो आपका टीबीपी बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, जैसे आयरन है, आयरन के साथ 5 मैंने कार्बोनिल लगा दिए, ठीक है, मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा ना ये, तो इसे
इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। ट्राइगोनल बायपिरामिडल जानते हो ना, ये वाली। तो इसको समझाऊं क्या थोड़ा बहुत। जैसे आयरन का मैंने अभी लिखा था, आयरन की जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3d6 और 4s2, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी 0 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कार्बन डोनर है इसके अंदर, कार्बन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन की ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये मान लो 3d है, 3d के अंदर ये वाले 5 ऑर्बिटल हो गए। उसके बाद में क्या है, 4s है, उसके बाद में क्या होगा, 4p होगा, ठीक है। 3d के 6 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए मैंने, ठीक है। तो अब यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसको वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल चाहिए होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कौन से, हाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो ये क्या करवाएगा, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवा देते हैं। तो ये पेयरिंग करवाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी तो यहां जा सकता है, इसकी भी इसने क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी। क्लियर है। तो अब क्या हो गया, एक डी ये यूज हो जाएगा, एक एस ये यूज हो जाएगा, एक पी ये यूज हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहां से डी यूज हुआ है तो ये डी हो गया, ये एस यूज हुआ है डी एस, और यहां से पी यूज हुए, पी कितने यूज हुए हैं, 1 2 3, तो p3 कर दिया, तो dsp3 हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, ये कंपाउंड आपको ये भी देखना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक है ये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, क्योंकि डी अंदर की तरफ है, अंदर वाला डी यूज कर रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बस इतना पता होना चाहिए। जियोमेट्री आपको पता चलेगी, टीबीपी है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, dz² यूज कर रहा है, ठीक है। ये वाले जो 6 वाले क्या करते थे, ये दोनों यूज कर लेते थे। हाँ जी, अब आ जाओ आगे, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल किस केस में बनेगा, जब आपका लिगेंड क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। वीक फील्ड में वो बन रहा था, स्ट्रॉन्ग में ये बनेगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल यहां लेते हैं हम, किसका ले, मान लो निकल है, ठीक है, और निकल के साथ मैंने 5 साइनाइड ग्रुप लगा दिए, ठीक है। तो इस पे +2 होगा, इस पे -5 होगा, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, -5 -3 चार्ज आ जाएगा। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, यानी मैं एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप यहां लिख लेना भाई। तो मैं इसको यहां डिस्कस कर रहा हूं। निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, ये नोट कर लिया होगा आपने। निकल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। हाँ, इस निकल की होती है 3d8 4s2, यानी अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बच गया, 3d8 बच गया, ठीक है। इस 3d8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करवा देगा भाई, पेयरिंग करवा देगा, ठीक है। पेयरिंग करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, एक डी ये, एक एस ये, और 3 पी ये वाले ये यूज कर सकते हैं। तो यहां से डी आ गया आपका, यहां से एस आ गया, यहां से p3 आ गया, dsp3 बन गया। ये 3d था, ये 4s था, ये 4p था, ठीक है। dsp3 बनेगा, dsp3 बन रहा है तो मतलब ये क्या है, आपका स्क्वायर पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल समझ रहे हो ना, इस तरह की कोई शेप होगी, ये आपका स्क्वायर है, और यहां मान लो कोई पिरामिड लगा दिया, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिख दोगे, यहां तक क्लियर होगा। अब ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी क्या हो गया आपका, डायामैग्नेटिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये मैं हटा रहा हूं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं
जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। इसमें दो कंडीशन हो सकती है अभी, या तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो, sp3 हो, या फिर dsp2 हो, या फिर ठीक है dsp2 ही होगी भी। तो दो कंडीशन है, या तो क्या हो sp3 हो हाइब्रिडाइजेशन, और या फिर क्या हो dsp2 हो। dsp2 में कौन सा जो ऑर्बिटल यूज होता है, dx2y2 यूज होता है, ये याद रखना है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका, निकल टेट्रा कार्बोनिल आ जाएगा, या फिर कहां पढ़ा था ये आपने, मॉन्ड प्रोसेस में पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या एग्जांपल किसमें आ जाएगा, निकल टेट्रा क्लोराइड, और इसके साथ क्या हो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो, यानी ये +2 स्टेट में हो, ठीक है। या फिर जिंक के साथ टेट्रासाइनाइड लगा लो, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, आप खुद बनाने की कोशिश करोगे। और यहां कौन सा आ जाएगा, निकल टेट्रासाइनाइड का एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद बना सकते हो भी, बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं इन पे। +2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब समझो, अब निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, 3d8 होती है, 4s2 होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन, पहले इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 3d8 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 हो गया। इसके बाद में 3d8 के बाद में 4s आएगा, 4s के बाद में क्या आएगा, 4p आएगा। ये 4s है, ये 4p है। तो आपको पता है कि कार्बोनिल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करवा देगा इसकी, हाँ 3d8 हो गया, 4s2 है, ठीक है। इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो ये कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इनकी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, यानी यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां आ जाएगा। अब क्या है, इसके पास s और 3p के ऑर्बिटल वैकेंट है, इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए थे, 4 ऑर्बिटल चाहिए थे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3। क्लियर है। तो ये sp3 है, तो शेप कौन सी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसकी क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ये नोट करो। अब एक बात और ध्यान रखना, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मतलब ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं टेट्रा क्लोराइड और टेट्रासाइनाइड की। अब मैं इसकी साथ में इसके लिमिटेशन भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा बना रहा हूं, ये मान लो 3d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, इसमें क्या होती है 3d में 5, हमें क्या करना है, निकल +2 करना है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, भी +2 है, इसमें भी +2 है, उधर भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी मैं पहले सिखा चुका हूं। +2 है मतलब आउटर ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसमें क्या हो गया, वैकेंट हो गया 4s, तो +2 ये आ गया। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हैंड्स रूल के अकॉर्डिंग भरे हमने। इसके बाद में क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका 4p आ जाएगा, ये 4s है, ये 4p है, वैकेंट है। अब देखो ये हटा रहा हूं, अब देखो कि 4p के बाद में क्या आता है, आगे के तो चाहिए ही नहीं हमें, हाँ। तो ये वीक क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, है ना। निकल टेट्रा क्लोराइड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो कौन से ऑर्बिटल यूज कर लेगा, 1 2 3 और 4, इस तरह से यूज करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो समझना है वो अब देखो कि निकल टेट्रा क्लोराइड है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है, हेलाइड वीक लिगेंड होते हैं, पेयरिंग करवा नहीं पा रहा, तो इसमें क्या होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये आती है, ठीक है। अब हमें कंफ्यूजन था कि इसकी शेप क्या होगी, ये टेट्राहेड्रल, वैसे तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये मुझे कब पता चला, जब मुझे ये पता चला कि ये पेयरिंग नहीं करवा पा रहा।
दूसरा केस समझो, दोनों को कोरिलेट करके डिस्कस करेंगे। जैसे निकल +2 में है तो यहां भी क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकता हूं क्या मैं 3D में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 3D के बाद में 4s है, 4s के बाद में क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा। ये 3D है, ये 4s है और ये क्या हो गया आपका 4p हो गया। ठीक है। और साइनाइड आपको पता है कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करवाएगा पेयरिंग इंट्रोड्यूस करवा देगा। पेयरिंग करवाएगा तो यह वाला ऑर्बिटल वेकेंट करवा लेगा। पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। तो अब एक D एक S 4 वेकेंट चाहिए और 2 P यूज कर लेंगे, DSP2 हो गया। तो इसने क्या किया D यूज किया है, तो D तो अंदर वाला ही यूज करेगा, बाहर तक तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि 4 है, तो समझ गए होंगे। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई DSP2, मतलब शेप क्या होगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो मतलब शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल होगी। अब हमें ये दोनों उस टाइम की बात कर रहा हूं कि मान लो कि हमें 2 कंपाउंड दे दिए, उस टाइम क्या है इस टाइम भी देख लो, और दोनों कंपाउंड को हमें यह पता लगाना है कि उनकी शेप कैसी होगी, तो हम कैसे लगाएंगे। उन्होंने क्या किया था, जो BBT है, BBT में ये नहीं बताया कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। ये तो मैंने पहले आपको इसलिए बताया था क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे कहां से पता चला कि मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी, मुझे वहां से पता चला भी ये स्ट्रॉन्ग होता है या ये वीक होता है। अगर मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ी होती, जैसे अगर आपने अब तक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं पढ़ी है और मैं आपको ना बताता कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो क्या आप बता सकते थे भी इनमें पेयरिंग होगी और इसमें पेयरिंग नहीं होगी? नहीं बता सकते थे। ठीक है, तो उस टाइम भी नहीं पता था भी कौन सा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। ठीक है, तो उस टाइम कंफ्यूजन था भी किस में पेयरिंग होगी या नहीं होगी। अगर मुझे जियोमेट्री पता लगानी हो या मुझे इनकी शेप पता लगानी हो तो मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अब मुझे अगर BBT की हेल्प से पूछ ले कि इनकी आप शेप बताओ, तो मुझे ये भी पता नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो मुझे क्या होगा, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। वो इंफॉर्मेशन क्या देगा कि आपका ये 2 कंपाउंड है, एक के लिए मान लो ये वाला कंपाउंड है, इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो 0 है। क्या देगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है 0 है। 0 है तो मैं समझ जाऊंगा कि मतलब क्या हुआ होगा, पेयरिंग हो गई होगी। पेयरिंग हो गई है तो ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गया है और DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी और इस केस में क्या कहेगा मुझे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देगा, BBT के अनुसार पूछे तो वो इंफॉर्मेशन ये देगा कि उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो इक्वल है कोरेस्पॉन्डिंग टू दी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हो, यानी वो या तो क्या दे देगा √8 दे देगा या फिर 2.8 दे देगा। क्लियर है, तो अगर हमें ये 2.8 दिखेगा तो हम समझ जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयरिंग नहीं हुई है, तो इसने ये वाले ऑर्बिटल यूज किए हैं, यानी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो मैं उसकी शेप भी बता दूंगा कि वो टेट्राहेड्रल होगा। यानी BBT के अनुसार अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मुझे क्या होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, और ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, अब तो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आ गई है। अगर ये थ्योरी हम ना पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आसानी से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि ये उस प्रोसेस के दौरान आई थी, जैसे वर्नर आई, वर्नर से एक स्टेप बढ़े तो ये वाली थ्योरी आई, और इससे एक स्टेप बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाएगी। इसके एडवांटेज ये है कि ये शेप बता सकती है, ये बता सकती है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। वर्नर में तो ये भी नहीं बताया गया था, ये वर्नर की लिमिटेशन थी, उसकी कुछ लिमिटेशन को तो इसने दूर किया, बट इसको शेप बताने के लिए इसे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट भी कितने इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्ड है। और मैग्नेटिक मोमेंट हम किससे, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम किसी की भी आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिटरमिन कर सकते हैं। समझ आ गया होगा यहां तक। लिमिटेशन क्या लिखोगे,
लिमिटेशन क्या लिखोगे, पहले मैं ये पूरा करवा देता हूं, लिमिटेशन बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया कोरेस्पॉन्ड टू आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की, उसके बाद में लिमिटेशन लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, ये तो आसान सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 है तो मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। क्या होगा, शेप आपको पता ही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, आप कहां पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। हाँ, इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, HgI3 माइनस। ठीक है, खुद कर लोगे। मर्क्यूरी की आपको क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कहां आता है, जिंक कैडमियम मरकरी, यानी D फुल फिल्ड है, 5D10 हो जाएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5D10 है, तो मतलब ये क्या करेगा, एक S यूज करेगा और 2 P यूज कर लेगा। लिखूं क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया, 5D हो गया। 5D के बाद में क्या आता है, 6S आता है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, 6P आ जाएगा। ये तो 5D भरा हुआ है, ये Hg+2 की बात कर रहा हूं मैं। क्या होगा, 5D10 6S 0 और 6P भी क्या है, 0 है। तो इसको 3 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक S दे देगा, 2 P दे देंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एक S है 2 P है, तो sp2। क्लियर है। इसके बाद बात कर रहे हैं क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। इसके बाद बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एग्जांपल दे दो भाई कोई, AgCN2 कहां पड़ा था, मेटलर्जी के अंदर। यहां सोडियम लगा था, मैं माइनस चार्ज लगा देता हूं, पड़ा था ना मेटलर्जी में। अब देखो, आपको सिल्वर की क्या पता होना चाहिए, सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है, कॉपर के नीचे क्या आता है, सिल्वर आता है। ठीक है, सिल्वर +1 है, सिल्वर +1 है तो मतलब क्या हो गया भाई, उसके पास जो 4D10 है। ठीक है, 5S क्या है, वैकेंट है, +1 ही होगा ना यहाँ पे, तो 4D10 है, यहाँ पे 4D कर लेना चाहे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ऐसे भर दिया भी, आप समझ गए होंगे। पहले एक एक भरना होता है, फिर पेयरिंग करवानी होती है, मैंने 10 कर दिए। ये आपका 4D हो गया, उसके बाद में 5S है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 5P आ जाएगा। ये 5S है, ये 5P आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक S का यूज कर लेगा, एक P का कर लेगा, तो क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो, जिनमें भरे हो ना, उनके लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा इतना पता चल गया कि ये भरा हुआ है और 3 हमें ऑर्बिटल चाहिए, तो जाहिर सी बात है S और P2 यूज करेगा, sp2 होगी। ये भरा हुआ है और 2 हमें क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो sp होंगे। ठीक है, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे लिख के दिखा दिए हैं, समझ आ गया होगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे, पहले लिमिटेशन लिखो इसकी। क्या लिमिटेशन, इससे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। हाँ, क्या लिखोगे लिमिटेशन, फॉर एक्सप्लेनिंग द शेप और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वी नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, या तो हमें ये बता दे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। दूसरा क्या बता दे, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बता दे, मैग्नेटिक मोमेंट बता दे। और तीसरा क्या बता दे, या फिर उसका डाइपोल मोमेंट बता दे। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज बता दे, फिर हम निकाल सकते हैं, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, उसके हेल्प से हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। तो उसके कंपेयर में तो यही हो गया, पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है,
इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, इसने कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताया। तीसरी क्या लिखोगे, इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके कलर्ड होते हैं, बट इसने कलर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं कुछ काम की बातें बता रहा हूं। काम की तो ये भी थी, बट जो आगे वाली बातें हैं वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। यानी आप उसकी हेल्प से ये आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप किसी भी जो कंपाउंड आपको दे दिया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा सकते हो। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी कंपाउंड का आसानी से कैसे पता लगा सकते हो कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। यानी उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, इनर ऑर्बिटल करेगा या आउटर ऑर्बिटल करेगा। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ठीक है, अगर आपके पास डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन तक है, तो उसके लिए चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, D2sp3 आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लो कि मेरे पास क्रोमियम है और उसके साथ क्या होता है 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, +3 है। ठीक है, तो क्रोमियम लिखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा भाई, क्रोमियम में हो जाएगा 3d3 रह जाएगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 3d3 रह गया। 3d3 है तो 1 2 3 4 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन आगे। उसके बाद में क्या आएगा, 3d के बाद में 4s आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4p आएगा। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। क्लियर है। अब देखो कि हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, तो 2 यहां से मिल जाएंगे, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, यानी D2sp3 D2sp3। 2 ये आ गए, एक ये आ गया, S हो गया, 3 P हो गया, D2sp3 बन गया। अब देखो कि आप कहोगे जी ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग हमें तभी करवानी है जब हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसको D से 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और वो पहले से ही पड़े हैं, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इस केस में क्या होगा, D2 यहां से ले लेगा। तो यहां पर चाहे आपका क्लोराइड होता, वो क्या था, वीक फील्ड लिगेंड था, उसको भी तो यहां से आसानी से मिल जाते, वो भी ये यूज कर लेता क्योंकि वैकेंट पड़े हैं। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनमें चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, D2sp3 होता है। ये तो मैंने D3 की बात की है, D2 होता तो यहां पे 2 और वैकेंट होते, D1 होता तो उसमें भी क्या होता, वैकेंट होता। समझ रहे हो ना, मैंने D2 में भी कहा है अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इसमें क्या हो जाता, 3 वैकेंट होते, बट हमें तो बाहर वाले चाहिए, अंदर कितने वैकेंट हो हमें कोई यूज नहीं करना। समझ आ गया होगा। तो इन केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो, अगर अब आपका हो D8 D9 और D10, ठीक है, यानी D के अंदर 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें क्या होता है, आपका चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमेशा sp3d2 होगी। ठीक है, अगर आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन देख लो सीधा, उससे पता चल जाएगा। जैसे हमें कह दे कि निकल है, निकल के साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, +2 होता है, यहां -6 है, -4 आ गया, निकल +2 है। निकल +2 की ऑक्सीडेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगी। 3d8 देखते ही आप क्या टिक कर दोगे, sp3d2 टिक कर दो, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यही हाइब्रिडाइजेशन आएगी। निकाल के देख लो, कैसे देखोगे, 3d8 ऐसे बनूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 4s आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4p आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4d आएगा। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये क्या हो गया आपका 4d हो गया। ठीक है, अब देखो आप कहोगे जी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये पेयरिंग करवा देगा।
अब पेयरिंग करवाएगा तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये पेयरिंग मान लो करवा भी देता है तो वैकेंट क्या होगा, एक होगा। चाहिए कितने इसको, दो। अब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है भी एक अंदर वाला डी ले लेगा एक बाहर वाला ले लेगा, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, या तो बाहर वाले दोनों यूज करेगा या अंदर वाले दोनों यूज करेगा। ठीक है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला ऐसा यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब अंदर वाला है तो 2 ऑर्बिटल ये वैकेंट कर ही नहीं पाएगा, तो मतलब क्या होगा इस केस में, ये बाहर वाला ही यूज करेगा। अगर बाहर वाला यूज कर रहा है तो ये अंदर वालों की पेयरिंग नहीं करवाएगा। समझ आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, ये वाले ऑर्बिटल यूज कर लेगा, यानी एक s 3 p और 2 d, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2 हो जाएगी। समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात बच गई इनकी, अगर D4 हो, D5 हो, D6 हो या फिर D7 हो। ठीक है, तो इन केस में याद रखना, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी, और अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 होगी। यह निकाल लोगे आप, आसानी से कर लोगे। ठीक है, मतलब इन केस में आपको अगर जैसे कोई D4 वाला हो या D5 वाला हो तो उसमें आपको क्या देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर दोगे, D2sp3 कर दोगे। या किसी के जैसे अब मान लो एग्जांपल मैंने जैसे आयरन का दिया था, आयरन +2 स्टेट में है, आयरन के साथ 6 साइनाइड लगाए थे मैंने। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +2 है, यानी 3d6 है, और ये लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसको देखते ही मैं इतना ही देखूंगा, ये 3d6 है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, D2sp3। और अगर ये कैसे होता, जैसे Fe(F6) होता और यहां पर क्या होता है 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज, मतलब ये +2 है, +2 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d6 होगी। ठीक है, तो 3d6 है तो ये क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड के केस में 3d6 d6 के लिए क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी। आगे तक जाना ही नहीं है, सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए। एक केस और देखो भी, अलग से केस बनता है। हाँ जी, अब मैं D7 का केस डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये D7 है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 में क्या होगा भी, 3d7 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यानी मैं इसका कोई एग्जांपल ले लूं, कोबाल्ट के साथ कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, मान लो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है साइनाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या इन 3d7 को ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3d हो गया, उसके बाद में क्या आएगा, 4s आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 4p आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा, 3d 4s 4p, और उसके बाद में क्या आ गया, 4d आ गया। अब होगा क्या भी, इसको चाहिए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी। हमें अब यहां से पता चल गई है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होती है, D2sp3 होती है। 2d अंदर वाले चाहिए, 2d अंदर वाले क्या पॉसिबल हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये पेयरिंग भी करवाता है तो सिर्फ एक ही d मिल पाता है। अब आप कहोगे जी तो फिर तो आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp3d2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है, D7 के केस में ही होता है ऐसा कि जब इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसकी तरफ जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो ये यहां से यहां चला जाएगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां से यहां पेयरिंग कर जाएगा। ठीक है, अब इसने यहां पेयरिंग कर ली, वो वहां चला गया तो D2 तो खाली हो गया, D2sp3 हो गया ये। ठीक है, यूज करेगा और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा, 2d 1s और 3p ऑर्बिटल को यूज कर रही है। अब आप कहोगे ये यहीं क्यों गया, क्योंकि यहां के बाद ही तो ये खाली है, ये तो मतलब ये वाला p के बाद में d में ही आएगा, और क्या होगा, वैकेंट जहां दिखेगा वहीं जाएगा ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, D7 में इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस कहलाता है। यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, ट्रांसफेरेंस हो रही है। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक। सीधा D7 पे आ जाओगे। अगर D7 हो, D8 हो और D9 हो, ठीक है, तो इन केस में अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगी, sp3 होगी। एग्जांपल मैं समझा चुका हूं, ठीक है। और D10 हो, D10 हो मतलब सारे भरे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, D पूरा भरा हुआ है, D पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3D भरा हुआ है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 4s है और 4p है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल यूज करेगा, जाहिर सी बात है, कोई हो स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट अगर 7 8 9 तक है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देंगे, पेयरिंग करवा देंगे। इससे नीचे वाले तो समझ ही गए होंगे ना आप, उनके आसानी से हो जाती है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं D7 का केस, सॉरी D7 नहीं, वहां D7 का किया था ऑक्टाहेड्रल में, यहां D9 का डिस्कस कर रहा हूं मैं। D9 के केस में क्या होगा कि जैसे मैंने क्या ले लिया, कॉपर का अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये मान लो +2 स्टेट में, कॉपर यहां क्या है, +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में है मतलब 3D9 हो गया, 3D9 हो गया। तो 9 में ऐसे लिखूंगा, 1 2 3, एक और बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3D है। इसके बाद में 3D के बाद में क्या आएगा, 4s आएगा, 4s के बाद में क्या आएगा, 4p आएगा, ठीक है, 3D 4s 4p। अब हमें वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो इसको देखकर ये लग रहा है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि ये तो पेयरिंग कर नहीं पाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहां भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस होता है, यहां चला जाता है, क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगेगी, तो ये यहां चला जाएगा। अगर ये यहां चला गया तो अब ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया, एक ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट है, ये और ये 4 ही चाहिए, 4 है, तो 1 2 3 4 यूज कर लिए, और इसके जस्ट बाद जहां खाली मिला वो वहां पर ये आ जाएगा, ठीक है, यानी ये यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2 हो जाएगी, वरना देखने में ये लग रही थी कि इसकी sp3 होगी। ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल में, हाँ, इसमें D10 में कर लेना भी। D10 में क्या करोगे, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 ही आएगी। जैसे जिंक टेट्रा अमोनिया या टेट्राइमीन का केस डिस्कस कर लेना, एग्जांपल करके देख लेना, एक बार इतना नोट करो। उसके बाद में इसके जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं उनका डिस्कस करेंगे भी। अब कुछ एक्सेप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक्सेप्शनल केस बनते हैं इसमें, कि जैसे आप 4D से 3D से 4D जाते हो, 4D से 5D जाते हो, क्या होगा, नीचे की तरफ जाओगे तो Z इफेक्टिव आपका बढ़ेगा, Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मेटल का अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया है तो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन भी क्या हो जाएगी, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यानी वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा। अब इंटरेक्शन इंक्रीज हो गई तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वो आसानी से बॉन्डिंग करना चाहेगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि 4D और 5D में Z इफेक्टिव इतना बढ़ गया है कि उसके लिए सारे ही लिगेंड है वो किसका काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम कर रहे हैं। ऑल लिगेंड बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, उसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड को याद रखने का झंझट ही खत्म आपका। उसमें वही ट्रिक याद रखोगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए करते हो, यानी सारे के सारे उनके लिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करवा रहे हैं, यानी जो आपका क्लोराइड है वो भी वहां पेयरिंग करवाएगा। क्लियर होगा। तो एक केस और है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसी की
आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। तो इन सभी में क्या होता है, सारे लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। एक केस और है भी, जैसे वैसे तो नाइट्रोजन जो डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइट्रोजन जिनमें डोनर एटम होता है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। बट कुछ केस ऐसे हैं जिसमें ये वीक होता है। अमोनिया वैसे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, बट यह वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। किस किस में करता है, आप क्रोमियम से कुछ मेटल के नाम लिखो। क्रोमियम के जस्ट बाद क्या आता है, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आयरन आता है, आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट आता है। मैंने सीक्वेंस में मेटल लिख ली, इनकी सबकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दो, +2 कर दो। तो इन चारों मेटल के केस में यह क्या कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ऑक्सीजन जो डोनर एटम होते हैं जिनमें वो क्या होता है, नॉर्मली तो वीक होता है, बट कुछ केस में यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी काम कर रहा है। एक क्या होता है, कोबाल्ट +3 हो और कॉपर +2 हो। ठीक है, तो इनमें यह क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। ठीक है, यानी अगर आपको कोबाल्ट दे दे, यहाँ 6 वाटर के मॉलिक्यूल दे दे और यहाँ +3 दे दे, तो आपको इसको वीक नहीं मानना, आप क्या मानोगे, स्ट्रॉन्ग मानोगे। वरना तो हमने क्या कहा था, जो ऑक्सीजन जिनमें डोनर होता है वो वीक लिगेंड होते हैं, बट इन दोनों केस में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, एक्सेप्शनल केस है। अब इसके बाद में एक और ध्यान रखो कि अगर आपका मिक्स्ड लिगेंड हो, यानी एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट हो, तो उन केस में क्या करोगे आप। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की, तो मान लो कि इस तरह का दे दिया कि यहां पर हमें दे दे कि क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं एग्जांपल, आपने ये वाला एग्जांपल पढ़ा, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मुझे दे दे 4 अमोनिया, कोबाल्ट के साथ मुझे क्या दे दिया, 4 अमोनिया दे दिया और 2 क्लोराइड दे दे। ठीक है, और इस पे क्या है, +3 है, इन पे -2 है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल क्या होगी, कॉम्प्लेक्स पे +1 होगी। अब इस केस में मुझे ये पता लगाना हो कि यहां पर मैं क्या देखूंगा, 2 लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब मुझे ये कंफ्यूजन रहेगी कि मैं कौन सा इफेक्ट कंसीडर करूं, स्ट्रॉन्ग वाला करूं या वीक वाला करूं। हमेशा देखो जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही डोमिनेट करेगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड के 4 है, वीक फील्ड के क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो डोमिनेट करेगा। मिक्स लिगेंड इस तरह का जो केस आ जाए तो उसमें क्या करोगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नंबर हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल है वीक फील्ड लिगेंड के, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा, ये ध्यान रखनी है। और दूसरा तो आपको समझ ही गया होंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड ग्रेटर देन हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है वो डोमिनेट करेगा। क्लियर है, जैसे एग्जांपल ले लो, आपने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, यहाँ पे H2O है, 5 है, यहाँ NO है। ठीक है, इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इस पे +1 होती है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड है। नंबर ऑफ वीक फील्ड लिगेंड क्या है, 5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या है, 1 है, तो डोमिनेट क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड करेगा। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लो, इसका एक्सेप्शन है ऊपर वाले का, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैंने 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए और 3 फ्लोराइड लगा दिया। ठीक है, इस पे +3 है, इन तीनों पे -3 हो गया, न्यूट्रल हो गया ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपका। अब आपको मैंने यहां बताया था कि कोबाल्ट के साथ वाटर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है, और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इक्वल है। और मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड से या तो ज्यादा हो या फिर इनके इक्वल हो, तो डोमिनेट कौन करता है, एसएफएल करता है। बट यहां पर कौन कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको याद रखना है। तो ये मैंने अपनी तरफ से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया, मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझाया अभी आपको। ठीक है, अगर आपको ये मतलब लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।